वेलकम बैक अगेन बेटा केमिकल काइनेटिक्स में। अब देखो, अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे और लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसी तरीके से एक और फैक्टर होता है बेटा जिसके ऊपर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करवाना है, ठीक है, या चेक करना है कैसे होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। डन। अब देखो इसमें बात करें हम लोग तो आप सबको पता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है? सबसे पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। वो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज कर रहा है बेटा, उसके पीछे क्या रीजन है? तो हम चेक करते हैं बेटा उसके पीछे रीजन का क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। तो हम कहते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की, क्या करती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे बेटा, क्या होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स विल आल्सो इंक्रीजेस। अब ऐसी एक रिएक्शन आपको बताता हूं मैं कि क्या हुआ। एक एग्जांपल लेके चलता हूं, बुक्स में दे रखी होती है बेटा एग्जांपल। ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। जब हम N2O5 की डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ए एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, देन द रेट कांस्टेंट K की जो वैल्यू आती है बेटा यहां पे दैट इज 7.87 इंटू 10⁻⁻7 पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, आपको पता है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा के बेटा इसका एट 25 डिग्री सेल्सियस कर दूं, जिसको आप रूम टेम्परेचर बोलते हो, 298 केल्विन, तो यहां पे जो K की वैल्यू आएगी बेटा दैट इज 3.56 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। तो ये आ गई, देखो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से, जीरो से कितना बढ़ गया टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस आ गए। उसके बढ़ने से अगर मैं इसको K1 बोलूं बेटा और इसको K2 बोलूं, तो मैं ये कहूंगा कि जो K2 है दैट इज 45 टाइम्स ऑफ K1। वो 45 टाइम्स रिएक्शन को बढ़ा दिया। अब खुद सोचो बेटा कि एक रिएक्शन में 0 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो K1 की वैल्यू आ रही है, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है, जितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतना प्रोडक्ट ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये केस आ रहा है K1 की वैल्यू आपका कितनी आ गई, दैट इज 7.87 10⁻⁻7 और K2 की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे बेटा हमने ये चेक की तो हमें पता चला कि भाई कितना है यहाँ पे, 45 टाइम्स ज्यादा हो गया बेटा। क्या हो गया, 45 टाइम्स ज्यादा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। आप खुद सोचो। अब देखो बेटा इसी तरीके से अगर आपको ये सेम रिएक्शन, इसी तरीके से अगर आप सपोज करो, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं इसी का N2O5 का, इफ एट C 0 डिग्री सेल्सियस N2O5 is reduced to half of its concentration
अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे यू वांट टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अप टू हाफ, देन इट विल टेक अराउंड 10 डेज। कितना टाइम लेगा बेटा? 10 डेज में जाके सपोज कर लो रिएक्शन होगी, इट विल टेक 10 डेज डन। और अगर आप इसी का टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू, हमने क्या कर दिया बेटा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, then the reaction will take place only in 1 hour। ठीक है बेटा, सॉरी 4 आवर्स, 4 आवर में होगी बेटा डन। और मैंने टेम्परेचर बढ़ा के इसका 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, then the reaction will take place only in 12 minutes। तो इसका मतलब क्या है, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत बढ़ रहा है बेटा। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलो हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट चेक करते हैं, और ये सारी चीजों को चेक करके उन्होंने बताया, इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात की बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट if we talk about temperature coefficient or rate constant, that is equal to rate constant at T degree Celsius and temperature coefficient at T plus 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, दोनों केसेस के अंदर वी गेट ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल। उन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, रेट कांस्टेंट है, इट ऑलमोस्ट बिकम रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन almost becomes double on every 10 degree Celsius rise in temperature। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, वो डबल हो जाता है। क्या होता है? डबल। और सम टाइम वी हैव सीन दैट इट मे बी ट्रिपल, और कुछ जगह पे तो ऐसी रिएक्शन है जहां पे वो ट्रिपल हो जाता है। तो अब ये बात उन्होंने कंक्लूड कर ली कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करके देखो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे थे, लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल या ट्रिपल हो रहा है बेटा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डबल और ट्रिपल, 45 टाइम्स नहीं हो रहा है। क्लियर है? अब उन्होंने सोचा कि इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल क्यों हो रहा है बेटा, ये सोचा उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, जब ये सोची बात, तो उन्होंने सारे फैक्टर डिस्कस किए जो हमने कोलिजन थ्योरी में डिस्कस किए थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी का जो केस है बेटा, एनर्जी बैरियर का केस है, उसको चेक किया पहले। ठीक है, तो चेक किया उन्होंने किसको, एनर्जी बैरियर के केस को। और एनर्जी बैरियर से पता चला कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ती चली जाएगी बेटा, ये आपने देखा है। क्लियर है? लेकिन जब हमने चेक किया कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितनी एनर्जी बढ़ रही है, तो उन्हें पता चला सिर्फ और सिर्फ 3% प्रोडक्ट यील्ड बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 3% बेटा। और 3% का मतलब है 0.003 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या है यहां पे, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं बेटा इसको, कि जो K1 थी पहले, ऐसे लिखता हूं K एट T1, रेट कांस्टेंट एट T1 इज इक्वल टू
3%, सॉरी K2 बेटा, K2 इज T1 एट 3% ऑफ K1, तो इतना टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कहते हैं डबल तो फिर भी नहीं हुआ, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल हो गया। ये फैक्टर याद रखना बेटा। हम कभी बोलते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल इसलिए हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ बेटा क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो रहा है। ऐसा नहीं होता बेटा, वो हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया है, वो 3 to 4% तक सिर्फ बढ़ पाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट उतना इंक्रीज नहीं कर पाता। ठीक है बेटा। फिर क्या किया बेटा, फिर हमने चेक किया इस केस के अंदर, फिर दूसरी बात चेक की वो की मैक्सवेल बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट ने, बोल्ट्जमैन, इन्होंने एक ग्राफ दिया और वो ग्राफ बनाया बेटा इन्होंने, एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव्स इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, क्या प्लॉट किया ग्राफ। ठीक है, अब देखो ग्राफ किसके बीच में था, एनर्जी वर्सेस एनई अपॉन एनटी। ये बताता हूं क्या है बेटा, ये पहले चेक कर दो ग्राफ दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है ग्राफ। ठीक है, तो जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया ये वाला, तो उन्हें पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, सपोज करो बेटा इस तरीके से ग्राफ आया, इस T1 टेम्परेचर पे, और उन्होंने क्या मान लिया, इस पर्टिकुलर एनर्जी को, दिस एनर्जी इज नोन एज E। ठीक है बेटा, और इसको बोल दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट दे कॉल इट, थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा। ठीक है, और जो NE अपॉन NT है वो मैं यहां लिखता हूं बेटा, NE अपॉन NT, दिस इज द, NE का मतलब है नंबर, NE स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन बेटा। एंड एनटी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन या टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स बेटा। क्लियर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर को इफेक्टिव कोलिजन और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं टू गिव यू प्रोडक्ट। तो उन्होंने यहां पे नोटिस किया बेटा कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास, ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी कम है, और ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है बेटा। ज्यादातर एनर्जी जो है बेटा वो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी है, और हम ये कहते हैं कि इफ द मॉलिक्यूल्स हैव दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी देन इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तब वो प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट होगा। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं जिनके पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है बेटा। क्लियर केस। फिर क्या किया बेटा इन लोगों ने, देखो अब उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द एरिया, एरिया ऑफ दिस कर्व। जैसे बेटा इसको मैंने मान लिया A, दिस पॉइंट इज B, C एंड D, ये जो एरिया होगा दैट विल गिव यू द रेट ऑफ द रिएक्शन बेटा। क्लियर है। अब हमने क्या किया, एक और ग्राफ प्लॉट किया इसी पे, व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ देन वी गॉट T2, ये T2 आ गया बेटा। इस केस के अंदर क्या हुआ, जो ये ग्राफ यहां प्लॉट हुआ बेटा, ये देखो ये आ गया, ये आ गया, इसको मैं ब्लैक से शेड कर देता हूं, तो ये हो गया A B C D E एंड F, ये C है बेटा जो हमारा छुप गया है। ठीक है, तो देखो मैं अगर रब करता हूं उस ग्राफ को समझाने की कोशिश करता हूं, आपको सुनना ध्यान से।
क्या केस होता है बेटा उसमें? देखो बेटा, T1 टेम्परेचर के ऊपर एट T1 रेट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कर्व ABCD, डन बेटा। एंड एट T2 टेम्परेचर रेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व ABEF, रेट इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब हमने इन दोनों एरिया को कंफर्म किया बेटा, ठीक है, देखा ध्यान से, तो हमें पता चला कि जो एरिया ऑफ ABEF है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डबल द एरिया ऑफ ABCD, डबल द एरिया ऑफ ABCD आता है। तो इसके बेस पे हम क्या कहते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन एट T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन एट T1। इसके बेस पे हम कहते हैं कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बिकम डबल, ठीक है, डबल और ट्रिपल। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे T2 टेम्परेचर मेंशन किया बेटा हमने, ठीक है, दैट T2 इज व्हाट, नथिंग, इट इज T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, वो T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आप पता चला कि अच्छा ये T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, बिकॉज area under the graph increases, or you can say because fractional number of molecules, because fractional number of molecules undergo effective collision increased to डबल, वो डबल के बराबर इंक्रीज कर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस डबल और ट्रिपल जस्ट बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा केस है बेटा कि टेम्परेचर पे किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और हम क्या चीज चेक करते हैं। तो याद रखना बेटा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने बताया था कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, और जितने इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, और जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ चुका है बेटा। क्लियर केस? तो ये केस आता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंस के ऊपर, ठीक है। नोट करो बेटा इसको जल्दी से। ठीक है बेटा, चलो अब नोट करो, मैं रब कर रहा हूं इसको इधर से। अब देखो बेटा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन।
अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है बेटा, क्लियर है। अब देखो क्या होता है इस केस में, इससे लिया था रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट के एंड टी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या रिलेशन था बेटा, दैट इज के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ई ए अपॉन आर टी, ठीक है ना। ये रिलेशन था अर्हेनियस इक्वेशन का। ये बेटा इंपीरिकल रिलेशन है, मतलब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने रिलेशन कैलकुलेट किया है, कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा, क्लियर है। अब यहां पे जो k है दैट k इज रेट कांस्टेंट, कैपिटल A इज अर्हेनियस कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, एंड EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, and R is gas constant, and T is temperature। यहां पे जब भी टेम्परेचर लो बेटा केल्विन में लेना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आपको टेम्परेचर कंसीडर करना है अर्हेनियस में, दैट मस्ट बी इन केल्विन, वो केल्विन में होना चाहिए। अब देखो बेटा इसमें एक बार क्वेश्चन आया था E upon EA upon RT, this term लिख देता हूं, this term refers to what, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस टर्म का मतलब है फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy more than EA। ये वो फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी EA एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है बेटा, क्लियर है केस, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। डन बेटा। अब देखो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, मैं इसको 1 दे देता हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर बेटा। तो क्या के ए ई रेज टू पावर ई ए अपॉन आर टी, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग एल एन ऑन बोथ साइड्स बेटा। व्हेन यू टेक नेचुरल लॉग तो क्या बन जाए, लॉग के लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन बन के देखो बेटा। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, एक्सपोनेंशियल टर्म और लॉग इनवर्स होता है, कट गया तो हमारे पास सीधा क्या आ गया नीचे, ई ए अपॉन आर टी केस आ गया, क्लियर है केस। लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे, उसके बाद ये इक्वेशन हमें मिली है इस केस के अंदर। अब देखो बेटा इसी को मैं नेचुरल लॉग में को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देता हूं, तो वो कहता है लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 बेटा, ये आ गया। अब इस वैल्यू का यूज करो तो क्या आ गया, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये इक्वेशन बन गई। This is equation number 2. Now compare this equation। अब क्या करो ना, इस इक्वेशन को कंपेयर करो इंटरसेप्ट फॉर्म से। कंपेयर दिस इक्वेशन with y is equal to mx plus c, इससे कंपेयर करो बेटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पे, तो y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, log k
और एक्स एक्सिस पर करेंगे बेटा 1/t। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ आएगा। एंड जो स्लोप होगा इस ग्राफ का दैट इज -EA/2.303 r। ये याद रखना है बेटा, बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर स्लोप के ऊपर। EA की वैल्यू पूछते हैं व्हेन स्लोप इज गिवन। जब स्लोप दे रखा होगा तो वो EA की वैल्यू पूछ लेते हैं आपसे। बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे, देन यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये आ गया स्लोप ऑफ दिस ग्राफ बेटा। इस ग्राफ का क्या आ गया, स्लोप आ गया। एंड दिस इज द इंटरसेप्ट। ये log a जो है बेटा दैट इज इंटरसेप्ट विच इज मेड बाय दिस लाइन, जो लाइन बना रहा है यहां पे। डर बेटा, क्लियर है केस? तो देखो इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया आपने। अब देखो हमने क्या किया, अब इसी का टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है बेटा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हम कहते हैं इफ, सुनो ध्यान से बेटा, इफ temperature increases, K's value increased. If temperature decreases, K की वैल्यू क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है बेटा। क्लियर है केस? अब उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है इफ एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस तो केस वैल्यू डिक्रीजेस। इफ एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस तो केस वैल्यू इंक्रीजेस। बेटा देखो कॉमन सेंस वाली बातें हैं सारी इसमें। क्या है कि अगर के की वैल्यू, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है, ज्यादा हो गई है किसी की, तो उसका मतलब रिएक्शन को ज्यादा एनर्जी चाहिए प्रोसीड करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उस केस में के की वैल्यू कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, वो फास्ट होगा। अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो हमने इक्वेशन कंसीडर किया ये वाली, दिस वन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन, उसके साथ मैं बताता हूं क्या करते हैं। हम दो इक्वेशन मान लेते हैं डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है बेटा, कैसे देखो, log K1 इज इक्वल टू, एक पर्टिकुलर एक्शन की बात कर रहे हैं तो K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 दैट R और T1। ये T1 टेम्परेचर के ऊपर है, इसको बोल दिया थर्ड इक्वेशन। और एक ले ली log K2, ये T2 टेम्परेचर के ऊपर, log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। दिस इज एट T2 टेम्परेचर। ये होगी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करता हूं इसको, अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में क्या केस आता है देखो। अब मैं इक्वेशन दिस फोर्थ में थर्ड को माइनस कर देता हूं, 4 माइनस 3, तो मुझे क्या मिलेगा देखो, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस log A, कैंसिल हो गया बेटा, वो log A उधर भी log A है, माइनस का साइन आ गया। अब उधर और क्या है बेटा, दैट इज माइनस EA अपॉन 2.303 R T2, वहां माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस EA अपॉन 2.303 R T1। ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया देखो, यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी बेटा, log K2 अपॉन K1 कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू, यहां पे मैंने EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बेटा, 1 अपॉन T1 पॉजिटिव है, 1 अपॉन T2 नेगेटिव है। तो दिस इज द अरेनियस इक्वेशन। बेटा इस साल तो सिलेबस में नहीं है शायद ये, ठीक है, लेकिन हर साल जिस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से इस इक्वेशन के ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो दिस इज अरहेनियस इक्वेशन। आप लोगों के लिए ये वाली अरहेनियस इक्वेशन
बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू विल फाइंड सो मेनी न्यूमेरिकल्स ऑन दिस इक्वेशन ऑन कंपटीशन एज वेल एज इन सीबीएसई बोर्ड। इस साल तो शायद कटवा दिए, लेकिन हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अरेंज इक्वेशन कैसे होती है और किस तरीके से लगाते हैं। मैंने पहले ही क्लियर किया बेटा, टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन, वो हमेशा आपको केल्विन में ही लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? क्लियर है बेटा कैसे वाला? तो ये आ गया केस, इस तरीके से हम शो करते हैं एंड दिस इज अरेनियस इक्वेशन, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्लियर है केस? तो ये देखो, ये सारे का सारा केस हमारे पास बन गया बेटा, और इसी के साथ ये चैप्टर यहां पे खत्म हो गया। अब जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम लाइव क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।